आज हम मराठी कथाकार आनंद यादव द्वारा रचित जूझ नामक पाठ पढ़ने जा रहे हैं। जूझ मराठी के प्रसिद्ध कथाकार आनंद यादव के बहुचर्चित उपन्यास का एक अंश है। मराठी के प्रसिद्ध कथाकार आनंद यादव के बहुचर्चित उपन्यास का एक अंश है कौन सा पाठ? जूझ। इसमें एक संघर्षशील किशोर के जीवन का वास्तविक वर्णन किया गया है। किशोर के पिता ने उसे कक्षा 4 के बाद पाठशाला नहीं जाने दिया और खेती के काम में उसको लगा दिया। किशोर को खेतों पर पानी लगाने और कोल्हू पर कार्य करना पड़ता है। दिन भर वह खेतों और घर के काम में जुटा रहता है। उसे पता है कि खेतों में कार्य करने से उसे कुछ हाथ नहीं लगेगा, पढ़कर उसे नौकरी मिल सकती है, परंतु वह यह बात अपने दादा से कह नहीं पाता। यदि दादा को इस बात का पता लगेगा तो दादा उसकी बुरी तरह से पिटाई करेंगे। आखिर किशोर अपनी माँ के सहयोग से एक योजना बनाता है। कोल्हू का कार्य लगभग समाप्त हो चुका था। उसकी माँ कंडे थाप रही थी और किशोर बाल्टी में पानी भर भर कर माँ को दे रहा था। उसने सोचा माँ से अकेले में बात करता हूँ। आखिर उसने हौसला करके माँ से बात की, परंतु माँ ने कहा जब भी तेरी पढ़ाई की बात चलती है तो तेरे दादा जंगली सुअर के समान गुर्राने लगते हैं। तब किशोर ने अपनी माँ से कहा वह दत्ताजी राव देसाई से इस बारे में बात करें। अंततः वह तय हुआ कि माँ बेटा रात को उनसे बात करने चले गए। किसके पास? दत्ताजी राव के पास। माँ चाहती थी कि उसका पुत्र 7वीं तक पढ़ाई तो अवश्य कर ले, इसलिए दोनों माँ बेटा दत्ताजी के घर गए। माँ ने दत्ताजी राव को घर की सारी बातें बता दी। उसने यह भी कहा कि उसका पति सारा दिन रखमाबाई के पास रहता है और खेत में खुद काम करने की बजाय उसके लड़के को इस काम पर लगा के रखा है, इसलिए उसने उसके पुत्र की पढ़ाई बंद करवा दी। दत्ताजी का रुख काफ़ी अनुकूल था। यह देखकर किशोर ने कहा कि अब जनवरी का महीना चल रहा है, यदि उसे पाठशाला भेज दिया गया तो वह 2 महीने में अच्छी तरह से पढ़कर 5वीं कक्षा पास कर लेगा, क्योंकि वो 4थी कक्षा पास था तो 5वीं में एडमिशन लेना था उसे। इस प्रकार उसका 1 साल बच जाएगा। किशोर के पिता के काले कारनामे सुनकर राव जी क्रोधित हो उठे और कहा कि वह उसे आज ही ठीक कर देंगे। राव ने किशोर से यह भी कहा कि जैसे ही तुम्हारे दादा घर पर आए तो उसे मेरे पास भेज देना और कोई बहाना करके तुम भी यहाँ आ जाना। माँ बेटा दोनों ने मिलकर निवेदन किया कि उनके यहाँ आने की बात उसके दादा को मत बताएं, पर दत्ताजी राव ने कहा कि तुमने जो मैं कुछ पूछूंगा वह तुम बिना डर के मुझे बता देना। आखिर माँ बेटे घर लौट आए। माँ ने दादा को राव साहब के यहाँ भेज दिया और साथ ही यह बहाना बनाया कि वह उनके यहाँ साग भाजी देने गई थी। किशोर का दादा राव के बुलावे को अपना सम्मान समझकर तत्काल पहुँच गया। लगभग आधे घंटे बाद माँ ने बच्चे को यह कहकर भेजा कि जा दादा को खाने पर घर बुला ला। दत्ताजी ने किशोर को देखकर कहा कि तू कौन सी कक्षा में पढ़ता है? इस पर किशोर ने उत्तर दिया कि पहले मैं 5वीं में पढ़ता था, अब पाठशाला नहीं जाता क्योंकि दादा ने उसे स्कूल जाने से मना कर दिया और खेतों में पानी देने का काम पर लगा दिया। दादा ने राव को अपनी सारी बात बता दी। इस पर राव साहब दादा को फटकारते हुए कहा तुम खुद खुले सांड की तरह घूमता है, लुगाई और बच्चों को खेती में जोतता है, अपनी मौज मस्ती के लिए लड़के को बलि चढ़ा रहा है। इसके बाद दत्ताजी ने किशोर से कहा तू कल से पाठशाला जा, मास्टर को फीस दे दे, मन लगा कर पढ़, साल बचाना है। यदि वह तुझे पाठशाला न जाने दो तो मेरे पास चले आना, मैं पढ़ाऊंगा तुझे। इसके बाद दादा ने किशोर पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह दिन भर जुआ खेलता है, कंडे बेचता है, चारा बेचता है। किस पर आरोप लगाए? किशोर पर। सिनेमा देखता है, खेती और घर का काम बिल्कुल भी नहीं करता, परंतु यह सब तो आरोप झूठे थे। दादाजी ने दादा को संतुष्ट कर दिया और किशोर को अच्छी प्रकार समझाया। इस पर दादा ने स्वीकार कर लिया कि वह अपने बेटे को पाठशाला भेजेगा, परंतु दादा ने यह शर्त लगाई कि वह सुबह 11 बजे तक खेत में काम करेगा। कौन? लेखक। और सीधा खेत से ही पाठशाला जाएगा। यही नहीं, छुट्टी के बाद वह घंटा भर पशु चराएगा। यदि खेत में अधिक काम हुआ तो वह कभी कभी स्कूल से छुट्टी भी ले लेगा। किशोर ने सभी शर्तें मान ली। किशोर पाठशाला की 5वीं कक्षा में जाकर बैठ गया। कक्षा में 2 लड़के उसकी गली के थे और बाकी सब अपरिचित थे। वे किशोर से कम उम्र के थे। वह बेंच के एक कोने पर जाकर बैठ गया। कक्षा के एक शरारती लड़के ने उसका मजाक उड़ाया और उसका गमछा छीनकर मास्टर जी की मेज पर रख दिया। लेखक निराश हो गया। उसने अपनी माँ से कहकर बाजार से नई टोपी और चड्डी मंगवा ली, जिन्हें पहनकर वह स्कूल जाने लगा। इधर अध्यापक कक्षा के शरारती बच्चों को खूब मारते थे। इससे कक्षा का वातावरण कुछ सुधर गया। कक्षा का वसंत पाटिल नाम का लड़का उम्र में छोटा था, परंतु पढ़ने में बहुत होशियार था। वह स्वभाव से शांत था और घर से पढ़कर आता था, इसलिए शिक्षक ने उसे कक्षा का मॉनिटर बना दिया। किशोर भी उसी के समान
शिक्षक ने उसे कक्षा का मॉनिटर बना दिया। किशोर भी उसी के समान मन लगाकर पढ़ने लगा। धीरे धीरे गणित उसकी समझ में आने लगा। अब वह भी वसंत पाटिल के समान बच्चों के सवाल जांचने लगा। यही नहीं, वसंत अब उसका दोस्त बन चुका था। अध्यापक खुश होकर उसे आनंदा के नाम से पुकारते थे। किसको? लेखक को। किशोर नाम से, आनंदा के नाम से पुकारते थे। किशोर था जो। अध्यापक के अपनेपन और वसंत की दोस्ती के कारण धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई में लगने लगा। पाठशाला में सौंदलगेकर नाम के मराठी के अध्यापक थे। उन्हें बहुत सी मराठी और अंग्रेजी कविताएं आती थी। वे स्वर में कविताएं गाते थे और छंद लय के साथ कविता का पाठ करते थे। कभी कभी वे स्वयं भी अपनी कविता लिखते और कक्षा में सुनाते थे। धीरे धीरे किशोर लेखक को उससे प्रेरणा मिलने लगी। जब भी वह खेत पर पानी लगाता या ढोर चराता तब वह मास्टर के ही हाव भाव, यति गति और आरोह अवरोह आदि के साथ कविता का गान करता था। यही नहीं, वह स्वयं भी कविताएं लिखने लगा। अब उसे खेत का अकेलापन अच्छा लगता था। वह ऊंची आवाज़ में कविता का गान करता, अभिनय करता और कभी कभी नाचने भी लगता। मास्टर जी को भी किशोर लेखक का कविता ज्ञान बहुत अच्छा लगा। उनके कहने पर किशोर लेखक ने 6ठी 7वीं के बालकों के सामने कविता का गान किया। पाठशाला के एक समारोह में उसे कविता पाठ करने का भी अवसर मिला। मास्टर सौंदलगेकर भी स्वयं कविता करते थे और उनके घर भी कुछ कवियों के काव्य संग्रह रखे हुए थे। वे अक्सर लेखक को कवियों के संस्मरण भी सुनाते रहते थे। इसका परिणाम यह हो कि किशोर लेखक को यह पता चल गया कि कवि भी हमारे समान एक मानव है। उसे लगा कि अब वह भी अपने खेतों पर गांव के लोगों पर कविताएं लिख सकता है। इसलिए भैंस चराते समय वह पशुओं तथा जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा। कभी कभी वह अपनी लिखी हुई कविता मास्टर जी को दिखा देता। इस काम के लिए वह अपने पास एक कागज और पेन रखने लगा। जब भी कागज और पेंसिल न होती तो वह कंकड़ से पत्थर की शिला मतलब पत्थर या छोटी लकड़ी से भैंस की पीठ पर कविता लिख देता था। कभी कभी वह अपनी लिखी हुई कविता मास्टर जी को दिखाने के लिए उनके घर पहुंच जाता था। मास्टर जी भी उसे अच्छी कविता लिखने की प्रेरणा देने लगे और छंद लय तथा अलंकारों का ज्ञान देने लगे। यही नहीं, वे किशोर युवक को पढ़ने के लिए पुस्तकें भी देने लगे। धीरे धीरे मास्टर जी और किशोर लेखक में समीपता बढ़ती गई और उसकी मराठी भाषा में सुधार होने लगा। अब किशोर लेखक को शब्द के महत्व का पता लगा और वह अलंकार, छंद लय आदि को समझ लगा। तो इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें संघर्ष निरंतर करते रहना चाहिए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए।